मिस्टर जडेजा तेजी से शौर्य के पास पहुंचते हैं। थोड़ा झुककर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, वेलकम सर, वेलकम मैम, हम सब आपके इंतजार में थे, प्लीज आइए। शौर्य बस हल्का सिर हिलाकर जवाब देता है और आगे बढ़ जाता है। नैना को वो अपने साथ नहीं ले जाता, जिससे वो थोड़ी असहज महसूस करती है। वो भी तेज कदमों से शौर्य के पीछे पीछे चलने लगती है, मासूमियत से उसकी छाया की तरह। पार्टी अब हॉल से बाहर गार्डन में शिफ्ट हो चुकी है, जहाँ एक बड़ी स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। लोग उन्हें बधाइयां और गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे ही शौर्य मिस्टर जडेजा के साथ वहाँ पहुंचता है, रिया और राघव तुरंत खड़े हो जाते हैं। रिया की आंखें फैल जाती हैं, वो शौर्य को देखकर स्टन रह जाती है। शौर्य अपनी ठंडी बेरुख आवाज में बोलता है, कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। वो अपनी गार्ड को इशारा करता है, जो तुरंत दो शानदार गिफ्ट बॉक्स लेकर आता है। शौर्य उन्हें दूल्हा दुल्हन की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। रिया एक्साइटेड होकर बोल पड़ती है, मिस्टर ओबरॉय, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप मेरे क्रश रहे हैं, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। मिस्टर जडेजा को ये देखकर शर्मिंदगी होती है। वो जानते हैं कि शौर्य फोटो खिंचवाने से बचता है। वो रिया को रोकते हुए कहते हैं, बेटा, मिस्टर ओबरॉय के पास समय नहीं है, इसलिए बेकार की जिद करना ठीक नहीं है। मिस्टर जडेजा जानते थे कि शौर्य को फोटोज वगैरह में इंटरेस्ट नहीं, और इस बात का डर था कि अपनी बेटी की हरकत की वजह से कहीं शौर्य सिंह ओबरॉय उनसे नाराज ना हो जाए। लेकिन रिया का उत्साह कम नहीं होता। उसकी नजरें शौर्य से जुड़ी हुई हैं, जैसे वो कोई सपना देख रही हो। शौर्य ने हल्का सिर हिलाकर कहा, तो नहीं, आज का दिन आपका है। रिया चिल्ला उठी, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सर। वो तुरंत अपना लेटेस्ट आईफोन निकालती है और शौर्य के साथ सेल्फी लेती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फोटो अब उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, वॉलपेपर, हर जगह चमकने वाला था। राघव अपनी होने वाली वाइफ को देखकर हैरान था, जो अपने पति से ज्यादा एक गेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रही थी। उसके चेहरे पर जेलसी के भाव साफ झलक रहे थे। शौर्य ने राघव की ओर हाथ बढ़ाया, कांग्रेचुलेशन आईपीएस राघव। राघव ने फॉर्मेलिटी के तौर पर हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू सर, मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपने उसे जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। रिया एक्साइटेड होकर बोली, बेस्ट से भी बेस्ट, और ये सब मेरे डैडी की वजह से हुआ, थैंक यू डैडी। मिस्टर जडेजा गर्व से खेल उठे। नैना ने भी मुस्कुराकर बधाई दी, कांग्रेचुलेशन दोनों को। रिया और राघव ने थैंक यू कहा, लेकिन नैना को देखकर आसपास की लड़कियों की आंखों में जेलसी साफ झलक रही थी। वो शौर्य सिंह ओबरॉय की मंगेतर थी और लड़की के सपनों का राजकुमार। कई तो मन ही मन सोच रही थी कि काश नैना गायब हो जाए। लव कुश और सारा जोया के साथ बाहर थे। सारा जोया से बोली, जोया आंटी, मिस्टर ओबरॉय कहाँ है, मुझे उन्हें देखना है, वो यही पार्टी में आए हुए हैं ना। सारा की बात सुनकर जोया थोड़ी हैरान हो जाती है। भले ही सारा को नहीं पता था, पर उसे बहुत अच्छे से पता था कि मिस्टर ओबरॉय का उसके साथ क्या रिश्ता है। सारा की बात का जवाब देते हुए जोया ने कहा, बेटा, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हम जैसे आम लोगों से नहीं मिलेंगे। इस बात पर सारा मुंह बनाते हुए बोली, हम लोग आम नहीं है, मेरी मम्मा भी अमेरिका के बेस्ट सर्जन है, उनकी भी बहुत रेपुटेशन है, हम लोग भी उतने ही फेमस हैं जितने की वो, तो आम कैसे हो गए, हम तो सेलिब्रिटी हैं। सारा की बात सुनकर लव कुश हंसने लगते हैं और जोया के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो सारा की गाल खींचते हुए बोली, ओके मिस सेलिब्रिटी, पर फिर भी हम मिस्टर ओबरॉय से नहीं मिल सकते, क्योंकि उनके गार्ड्स हमें उनसे मिलने नहीं देंगे, और तुम्हें क्या करना है उस आदमी से मिलकर, तुम तो उसे जानती भी नहीं हो। इस बात पर सारा अपने मन ही मन में सोचती है, हाँ ये बात तो है, पर मैं उनसे मिलकर उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करने की। अगर मिल गए ना तो उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। शौर्य और नैना मुबारक देने के बाद पार्टी में चले जाते हैं, तो रिया फटाफट अपने फोन में एक्साइटेड होकर अपनी और शौर्य की पिक्चर को हर जगह पर पोस्ट करने में लग जाती है। ये देखकर राघव अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, आज हमारी शादी है, तुम्हें हम दोनों की पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए, ना कि मिस्टर ओबरॉय की। इस बात पर रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो साल के 365 दिन हर रोज एक नई पिक्चर लेकर पोस्ट करूंगी, लेकिन आज तो मैं मेरी और मिस्टर ओबरॉय की सेल्फी ही पोस्ट करने वाली हूँ। मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मिस्टर ओबरॉय मेरे सामने आएंगे और अपने हाथों से मुझे गिफ्ट देंगे और पिक्चर भी क्लिक करवाएंगे। ओह माय गॉड, आई एम सो लकी। तभी रिया ने राघव से कहा, चलो ना देखते हैं कि शौर्य ने गिफ्ट में क्या दिया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये बोलते ही रिया फटाफट गिफ्ट्स के बॉक्स खोलने लग जाती है। उसकी हरकत देख राघव को काफी ऑकवर्ड लगता है और रिया से कहता है, रिया होल्ड ऑन योरसेल्फ, ये क्या कर रही हो तुम, हम स्टेज पर बैठे हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं, इस तरह पागलों की तरह गिफ्ट कौन खोलता है, हाँ हम इन्हें बाद में भी खोल सकते हैं ना। रिया ने गिफ्ट रैपर को ओपन करते हुए कहा, बात का इंतजार कौन करेगा, मैं तो एक सेकंड भी नहीं कर सकती, मुझे देखना है कि आखिर उन्होंने क्या दिया है। ये बोलते हुए रिया फटाफट से गिफ्ट रैपर को फाड़ देती है और उसके बाद उसकी आंखों के सामने जो निकल कर आता है वो हैरान रह जाती है। एक्सपेंसिव ब्रांड का ज्वेलरी बॉक्स, वो ब्रांड जिनका इस्तेमाल कोई नहीं करता था, क्योंकि कोई उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। दुनिया में जो टॉप रईस अमीर लोग थे वही इस ब्रांड का इस्तेमाल कर पाते थे। कपकपाते हाथों के साथ जब रिया तेज धड़कनों को लेकर बॉक्स को खोलती है तो उसकी आंखें बाहर ही निकल आती है। राघव भी देखकर काफी हैरान था। इतना ब्यूटीफुल सेट था उस बॉक्स में, जिसमें बहुत सारे रूबी और बहुत सारे रत्न लगे हुए थे, और हर एक रत्न इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था जिसे खरीद पाने में उनकी तो लगभग प्रॉपर्टी बिक जाती। फिर भी पता नहीं खरीद पाते या नहीं। एक पल के लिए तो रिया की धड़कनें ही रुक जाती हैं। काफी देर तक इस तरह फटी आंखों के साथ उस सेट को देखती रहती है। राघव ने रिया से कहा, सच एन इनक्रेडिबल गिफ्ट, यू आर सो लकी। रिया राघव से बहुत एक्साइटेड होते हुए बोली, राघव, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी शादी के दिन मेरे लिए इतना स्पेशल होने वाला है। शौर्य सर का आना और इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट का देना सच में किसी सपने से कम नहीं। मिस्टर जडेजा ने शौर्य के आने से होने वाली अफरा तफरी का अनुमान लगा लिया था। हालांकि उन्होंने शौर्य को किसी भी परेशानी से बचाने की जिम्मेदारी ले रखी थी। मिस्टर जडेजा प्लीज, हम सिर्फ 2 मिनट का इंटरव्यू चाहते हैं। एक पत्रकार ने जिद पकड़ ली। मिस्टर जडेजा ने धैर्य से कहा, वो अभी शादी के मेहमान हैं, प्लीज थोड़ा सब्र रखें और जाकर खाना खाइए। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से हट गए। शौर्य ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और वो पीछे हट गए। वो चाहता था कि आज का दिन दुल्हन के लिए खास रहे। ऊपर के कमरे में अलविना फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ मैं अंदर हूँ, तुम लोग जल्दी यहाँ पर आ जाओ, आई नीड योर हेल्प। फोन काटकर वो बिस्तर पर बैठ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। बाहर गार्डन में लव ने जोया का ड्रेस खींचा। जोया ने नीचे झुककर उसकी नीली आंखों में देखा। क्या हुआ लव? लव ने मासूमियत से पूछा। मम्मा कहाँ है, मुझे उन्हें देखना है। जोया ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, वो एक जरूरी कॉल लेने गई है, हॉस्पिटल से फोन आया था, वो जल्दी आ जाएंगी। लहूश अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नजर जोया की प्रोफाइल पर पड़ी। वो उसकी तस्वीरों को बड़े प्यार से देखने लगा। एक एक फोटो को जूम करके निहारता रहा। जोया की हर तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि वो उन्हें देखते ही रह गया। फिर उसने आज की पार्टी की तस्वीरें देखी, जोया, अलविना और तीनों बच्चों की।
कुछ फोटोज में जोया अकेली थी तो कुछ में अलविना के साथ और कुछ में पांचों एक साथ। सभी बेहद खुश और प्यारे लग रहे थे। लहुश ने जोया की एक फोटो को जूम किया। उसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो उसने उसके लिए चुनी थी। ये देखकर उसके हंसमुख चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसे यकीन नहीं था कि जोया उसकी पसंद की ड्रेस पहनेगी। जोया की याद आते ही उसने बिना सोचे उसे कॉल कर दिया। वहीं शादी में जोया तीनों बच्चों के साथ खड़ी थी। आसपास की कुछ महिलाएं बच्चों की क्यूटनेस पर मोहित होकर उनसे बातें कर रही थी। जोया चुपचाप मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी। तभी उसके फोन पर लहुश का कॉल आया। वो थोड़ी नर्वस हो गई। अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है, इसे क्या चाहिए? वो साइड में हटकर फोन उठाती है। जी बोलिए। जोया की आवाज सुनकर लहुश कुर्सी पर आराम से पीछे झुक जाता है। अरे वाह बेबी, सीधे बोलिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जरा ज्यादा ही रूड हो रही हो? आप मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है, जोया ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। लहुश ने नटखट मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैंने तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया है, बस तुम ही एक्सेप्ट करने में देर कर रही हो। लहुश की बात सुनकर जोया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। लहुश ने आगे कहा, थैंक यू। जोया कंफ्यूज होकर बोली, इसलिए? लहुश ने टेबल पर रखी क्रिस्टल बॉल को घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरी पसंद की ड्रेस सेलेक्ट करने और पहनने के लिए। जोया ने थोड़ी अजीब सी आवाज में कहा, मैंने आपके कहने पर वो ड्रेस नहीं चुनी, अलविना को भी ये पसंद आई थी इसलिए मैंने ले ली। ये बेमेल सा बहाना सुनकर लहुश हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम्हारा एक्सक्यूज। वैसे तुम इस ड्रेस में बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत लग रही हो जैसे मैंने इमेजिन किया था। जोया ने झटके से कहा, आप मेरे बारे में इमेजिन करना बंद कीजिए, मुझे आपके ख्यालों में नहीं आना। लहुश ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें अपने ख्यालों से निकाल दूंगा, पहले तुम तो मुझे निकालो। जोया ने आंखें चुराते हुए जल्दी से कहा, मैं आपको इमेजिन करती ही नहीं, मुझे आपके ख्याल आते ही नहीं, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है। लहुश ने भौं चढ़ाकर चुनौती दी। रियली? जोया ने अड़ियल स्वर में जवाब दिया, ऑफ कोर्स। लहुश मुस्कुराया। तो वो सब क्या था? जोया ने बनावटी भ्रम जताया। क्या था? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अंदर ही अंदर उसका दिल धड़क रहा था। लहुश के उन पलों को याद करते ही उसके गाल गुलाबी हो गए और पेट में तितलियां उड़ने लगी। लहुश समझ गया कि वो जानबूझकर डाल रही है। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो अपनी कुर्सी को हल्का हल्का झुलाते हुए बोला, तुम जब ब्लश करती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। जोया चौंक गई। आप मुझे देख सकते हैं? वो घबराकर इधर उधर देखने लगी, कहीं वो आसपास तो नहीं छिपा है। लहुश ने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ बहुत अच्छे से। मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम चारों तरफ नजर घुमाकर ये देखने की कोशिश कर रही हो कि मैं वहाँ तो नहीं। जोया की आंखें और भी बड़ी हो गई। आर यू किडिंग मी? आप यहाँ हैं? कहाँ हैं? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? लहुश ने रहस्यमयी आवाज में कहा, मुझे देखना चाहती हो तो अपनी आंखें बंद करो। जोया ने संकोच से आंखें मूंद ली। आंखें बंद करते ही उसकी इमेजिनेशन में लहुश का मुस्कुराता हुआ चेहरा तैरने लगा। उसकी गहरी आंखें, उसका आकर्षक अंदाज, धड़कनें तेज हो गई और उसके होठों पर अनायास मुस्कान फैल गई। लहुश ने धीरे से पूछा, दिखाई दिया? जोया के मुंह से बिना सोचे निकल गया, हाँ। और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया। वो तुरंत आंखें खोलकर बोली, नहीं नहीं, क्या देख लिया, ये सब बकवास है। लहुश खिलखिलाकर हंस पड़ा। जोया का चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया। तभी जोया के पीछे से एक आदमी की आवाज आई, हेलो ब्यूटीफुल। लहुश के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसकी कुर्सी का झूलना अचानक रुक गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आखिर कौन था वो आदमी जिसे देख लहुश के उड़े होश? आखिर मिस्टर अय्यर क्या करने वाला था? या जोया लहुश के रिश्तों में दरार पड़ने वाली थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। कमरे का भारी लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंधेरे को चीरते हुए तेज रोशनी कमरे के कोने में फैल गई। किरणों के साथ ही कुछ आदमियों की आवाजें और भारी कदमों की आहट कमरे में गूंज उठी। सबसे पहले एक लंबा दबंग दिखने वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसके पीछे 4-5 हट्टे कट्टे मुंह पर रुमाल बांधे हुए आदमी चल रहे थे। उनकी मौजूदगी से कमरे का वातावरण और भी भयावह हो उठा। कमरे के कोने में करीब 10 लड़कियां बेहोशी की हालत में पड़ी थी। सभी की उम्र लगभग 18 से 25-26 साल के बीच थी। उनके कपड़े और चेहरे देखकर साफ पता लग रहा था कि वे अच्छे खासे घरों से थी। हर एक का रंग रूप निखरा हुआ था और उनकी खूबसूरती और परफेक्ट फिगर ने उस आदमी की नजरें खींच ली, जो उन्हें देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। एक शैतानी बेरहम मुस्कान। इन सबको उठाकर ट्रक में डाल दो और जल्दी से लोकेशन पर पहुंचो, उसने अपने आदमियों से कमांडिंग टोन में कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस एक ठंडी रूथलेस ऑर्डर। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसके लोग हरकत में आ गए। वे जल्दी से बेहोश लड़कियों को उठाने लगे, कुछ को कंधों पर डालकर तो कुछ को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगे। बाहर एक पुराना मैला सा ट्रक खड़ा था, जिसमें उन लड़कियों को बेरहमी से ठूंस दिया गया। ट्रक का ड्राइवर एक दुबला पतला लेकिन फुर्तीला आदमी पहले से ही स्टीयरिंग पर बैठा इंतजार कर रहा था। 2 आदमी उसके साथ कैब में बैठ गए, जबकि 2-3 अन्य पीछे लड़कियों के बीच में जाकर बैठ गए, सख्त निगरानी के लिए, ताकि कोई होश में आकर शोर न मचा दे। ट्रक के चलने जाने के बाद वो लीडर वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से एक महंगा स्मार्टफोन निकाला और एक नंबर पर कॉल लगाई और बोला, लड़कियां यहाँ से निकाल दी गई हैं, ट्रक जल्दी से लोकेशन पर पहुंच जाएगा। उसने शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी और बिना किसी जवाब का इंतजार किए फोन काट लिया। फिर वो पास में खड़ी अपनी काली लग्जरी कार में बैठा और तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। ट्रक शहर की सीमा के पास पहुंच चुका था, लेकिन रास्ते में एक पुलिस नाका आ गया। वहां कुछ सिपाही और एक इंस्पेक्टर गाड़ियों की जांच कर रहे थे। ड्राइवर की सांसें तेज हो गई, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। अब इनसे कैसे निपटना है? उसने अपने साथी से धीमी कांपती आवाज में पूछा। बगल में बैठे आदमी ने उसे डांटते हुए कहा, शांत रहो, हमें आश्वासन दिया गया था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बस नॉर्मल बनी रहो। तुम्हारे चेहरे पर डर साफ झलक रहा है, ऐसा मत करो जैसे हमारा पहला ही काम बिगड़ जाए। लेकिन पुलिस से सामना मेरा पहली बार हो रहा है, ड्राइवर ने घबराई आवाज में कहा। फिर भी पसीना मत बहाओ, सीधे सामने देखो और सामान्य बने रहो, दूसरे ने उसे समझाया। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को स्टीयरिंग पर मजबूती से जमाया। ट्रक धीरे धीरे नाके की ओर बढ़ा। तभी एक हवलदार ने अपना डंडा हवा में लहराया और ट्रक को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। इंस्पेक्टर बलवीर शेखावत, जिसकी वर्दी पर उसका नाम चमक रहा था, गंभीर चेहरे के साथ ट्रक के पास आया। उसकी आंखों में डाउट था। क्या ले जा रहे हो इसमें? उसने सख्त लहजे में पूछा। ड्राइवर का गला सूख गया। जी वो सर वो। तभी उसके बगल वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए बात संभाली। अरे कुछ नहीं सर, बस सब्जियां और फल है जिन्हें हम दूसरे शहर ले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर की नजरें ट्रक के पीछे की तरफ गई। क्या वो सच में उन पर विश्वास करेगा या फिर वो अंदर झांकने की मांग करेगा?
ड्राइवर की धड़कनें और तेज हो गई। अगर पुलिस ने ट्रक खोल दिया तो सब कुछ खुल जाएगा। और फिर इंस्पेक्टर शेखावत की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उसकी नजरें ड्राइवर के पसीने से तर चेहरे पर टिक गई। अच्छा, तो फिर तुम्हारा ये ड्राइवर इतना घबरा क्यों रहा है, जैसे कोई इलीगल चीज ले जा रहे हो? उसने डांटते हुए पूछा। बगल वाले आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या साहब अभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको शक है तो चेक कर लीजिए। इंस्पेक्टर ने अपनी कैप को ठीक करते हुए गर्दन हिलाई। वो तो मैं करूंगा ही, चलो दिखाओ क्या ले जा रहे हो। वो पीछे की ओर बढ़ा, जहां उसके 2 हवलदार पहले से ही ट्रक की जांच करने के लिए तैयार थे। ट्रक के पीछे लगे लोहे के दरवाजे को खोलते ही उन्हें कई बड़े बड़े बॉक्स दिखाई दिए, जिनमें घास फूस भरा हुआ था। एक हवलदार ऊपर चढ़ा और घास हटाकर देखा। सर, इसमें तो सिर्फ सेब संतरे हैं। दूसरे बॉक्स में सब्जियां थी। ड्राइवर के अलावा उसके साथ बैठे दोनों आदमी भी पीछे आकर ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर राहत भरी एक झलक थी, लेकिन वो जानबूझकर शांत बने रहे। हवलदार नीचे उतर गया। इंस्पेक्टर शेखावत ने उन लोगों को गौर से देखा। कौन हो तुम लोग? इस इलाके में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। एक आदमी ने अपने गले में पड़े गमछे को समेटते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे साहब, हम तो मुसाफिर हैं, धंधे के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। इस शहर में हमारा पहली बार आना हुआ है, शायद इसलिए आपने हमें पहचाना नहीं। इंस्पेक्टर की नजरें डाउट से भरी थी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर बोला, ठीक है चले जाओ। वे लोग जल्दी से थैंक यू सर बोलकर ट्रक में बैठ गए। ड्राइवर का पसीना अब भी नहीं सूखा था। उसने गमछे से माथा पोंछा। अब जल्दी चलो यहाँ से, बगल वाले आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। इससे पहले कि तुम्हारे डर से उन्हें फिर से शक हो जाए, तुम हमें मरवाओगे। ट्रक फिर से चल पड़ा। ड्राइवर ने अभी भी धड़कते दिल से पूछा, लेकिन अगर उन्होंने पीछे चेक किया तो वो लड़कियां उन्हें क्यों नहीं मिली? दूसरा आदमी हंस पड़ा। इतना आसान है क्या? हम इस काम में पक्के हैं। वो लड़कियां पेटियों के पीछे छुपी हुई थी और हमने सिक्योरिटी के लिए आगे सामान रख दिया था। कोई इतनी आसानी से हमें नहीं पकड़ सकता। ड्राइवर ने गहरी सांस ली। आज तो पकड़े ही जाते। बगल वाले ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अरे ये तो हमारा रोज का काम है, अब तो इन पुलिस वालों से मिलना भी आदत सा हो गया है। कई घंटों के सफर के बाद ट्रक एक सुनसान जंगल के बीच एक विशाल पहाड़ी के पास रुका। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ रात की ठंडी हवा और जंगली जानवरों की दूर दूर तक आवाजें सुनाई दे रही थी। वे लोग ट्रक से उतरे और पीछे का दरवाजा खोलकर बक्से नीचे उतारने लगे। जैसे ही सारा सामान हटाया गया, पीछे छुपी बेहोश लड़कियां दिखाई दी। अब इन्हें सही जगह पहुंचाना है, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। वे लोग फुर्ती से लड़कियों को उठाकर चट्टान के पास ले गए। एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुपा हुआ था एक गुफा का रास्ता। ये उनकी सीक्रेट लोकेशन थी, शहर से दूर, जहाँ तक कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता था। वे लोग लड़कियों को लेकर अंधेरी गुफा के अंदर घुस गए। पहाड़ के नीचे छुपी वो विशाल गुफा किसी अपराधी दिमाग की उपज लग रही थी। ऐसा लगता था मानो किसी बड़े माफिया ने इसे खास तौर पर अपने गैर कानूनी कामों के लिए तैयार किया हो। जैसे ही वे लोग लड़कियों को लेकर गुफा के अंदर घुसे, शुरुआत में तो इतना घना अंधेरा था कि हाथों को हाथ सूझता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। और फिर अचानक ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंच गए, जहां चारों तरफ तेज रोशनी फैली हुई थी। गुफा के अंदर का नजारा देखकर ट्रक ड्राइवर की सांसें थम गई। वहां लगभग 200 लड़कियां थी, सभी किसी मशीन की तरह बिना किसी भाव के काम कर रही थी। उनके चेहरे खाली थे, आंखों में कोई जान नहीं, मानो उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। कुछ लड़कियां कपड़े सिल रही थी तो कुछ सोने चांदी के गहने बना रही थी, कुछ दूसरे कोने में बैठकर कागजों पर कुछ लिख रही थी। हर एक के पैरों में जंजीर थी और चारों तरफ हथियार बंद गार्ड तैनात थे जो उन पर नजर रखे हुए थे। ये सब क्या है? ड्राइवर ने हकलाते हुए पूछा। वो 2 बेहोश लड़कियों को पकड़े हुए था जिन्हें अभी अभी अंदर लाया गया था। उसके साथी ने झटके से जवाब दिया, तुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं, हमें भी नहीं पता, तुझे कैसे पता चलेगा? बस इन लड़कियों को यहाँ छोड़ और चल, यहाँ ज्यादा सवाल पूछने वालों को मौत मिलती है। हमारा बॉस बहुत खतरनाक आदमी है। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। वो बेहोश लड़कियों को एक कोने में लटा देता है और बाकी सबके साथ तेजी से गुफा से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो लोग गुफा से बाहर निकले, उन्हें वहाँ एक ब्लैक कोट वाला आदमी खड़ा मिला, जो शायद इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। उसकी गाड़ी गुफा के मुंह पर खड़ी थी। सब काम हो गया? उसने ठंडी आवाज में पूछा। सभी ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वो आदमी अपनी कोट की जेब से मोटी मोटी नोटों की गड्डियां निकालकर उनको दे देता है। शाबाश, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाऊंगा। अब जाओ यहाँ से और कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। शहर में इतनी लड़कियों के गायब होने से जल्द ही हंगामा होने वाला है। नोटों की चमक देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। थैंक यू सर। वे फटाफट वहां से भाग खड़े होते हैं। ब्लैक कोट वाला आदमी अकेला खड़ा अपनी घड़ी देखता है। बॉस किसी भी वक्त आ सकते हैं। और फिर वो धीरे धीरे गुफा के अंदर चला जाता है। ठंडी रात की हवा में गाड़ियों के इंजन का शोर गूंजा। कुछ बड़ी बड़ी लग्जरी कारें गुफा के सामने आकर रुकी। उनमें से निकले लोग सूट बूट पहने हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व वाले लग रहे थे। हर एक के साथ उनके बॉडीगार्ड्स थे जो चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाए हुए थे। सबसे बड़ी कार से एक आदमी बाहर निकला। उसके सिर पर गोल काली टोपी, घुटनों तक लंबा कोट और मुंह में लग्जरी सिगार था। उसकी मौजूदगी से ही साफ था कि वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इस पूरे ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड था। अंधेरे के कारण उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सिगार की लाल चमक से उसकी शैतानी मुस्कान झलक रही थी। उसने गाड़ियों को देखा और धीरे से कहा, जामवंत आ गया है, चलो सब। फिर वो अपने 2-3 खास साथियों के साथ गुफा के अंदर चला गया। उसके साथ के लोग विदेशी लग रहे थे, शायद किसी दूसरे देश के थे, जो किसी खास मकसद से यहाँ आए थे। उनमें से एक आदमी अपने फोन से पूरे सेटअप का वीडियो बना रहा था, मानो ये सब किसी को लाइव भेज रहा हो। जैसे ही वे लोग गुफा के रोशनी वाले हिस्से में पहुंचे, जामवंत वहीं ब्लैक कोट वाला आदमी उनका इंतजार कर रहा था। उसने गोल टोपी वाले आदमी के सामने सिर झुकाया। सर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जामवंत ने वहाँ खड़े एक आदमी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज उस गुफा में गूंज उठी। तभी मिस्टर जामवंत को देख के थर थर कांपने लगे। आखिर कौन है ये जामवंत, और उसने उस आदमी को क्यों मारा थप्पड़? कहीं जामवंत उस इंस्पेक्टर बलवंत शेखावत का आदमी तो नहीं? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अबे ना मुरादो, सर को चेयर दो जल्दी, ये बात भी बतानी पड़ेगी क्या? जामवंत ने गुस्से से अपने उस आदमी को कहा जिसे अभी अभी उसने थप्पड़ मारा था। वो आदमी भागते हुए चेयर लेकर आया, लेकिन उस गोल टोपी वाले इंसान ने एक हाथ से इशारा करके उसे वहीं रोक दिया। उस गोल टोपी वाले आदमी ने सिगार से धुआं छोड़ते हुए गुफा में बंद सभी लड़कियों को देखा। जामवंत ने उस गोल टोपी वाले आदमी से कहा, आज जो नई लड़कियां आई हैं वो वहाँ पर पड़ी हैं। तभी उसके साथ आए विदेशी आदमियों में से एक ने सख्त आवाज में पूछा, मिस्टर किल्विश चोपड़ा,
आपने अभी तक सिर्फ इतनी ही लड़कियां अरेंज की हैं। आप जानते हैं ऑर्डर 500 लड़कियों का था, यहाँ तो सिर्फ 200-250 ही हैं, बाकी कहाँ हैं? केल्विश चोपड़ा, वही गोल टोपी वाले आदमी ने सिगार का एक लंबा कश लिया और धीरे से मुस्कुराया। पेशेंस माय डियर फ्रेंड, बाकी जल्द ही आ जाएंगी। पुलिस का दबाव बढ़ रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ रहा है। विदेशी आदमी ने गुस्से में जवाब दिया, हमारे क्लाइंट्स को पेशेंस नहीं रिजल्ट चाहिए। अगले 48 घंटों में बाकी की लड़कियां चाहिए, वरना डील कैंसिल। केल्विश की आंखों में खतरनाक चमक आई और वो रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, थोड़ा सब्र रखिए मिस्टर डिसूजा, आइए चलिए मेरे साथ। उसके बाद केल्विश आगे चलने लगता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे। जामवंत भी उसके ठीक पीछे चल रहा था। बहुत जल्दी वो लोग पत्थर पर बने एक हाथ के निशान के पास पहुंचते हैं। दीवार पर पत्थर के ऊपर हाथ का निशान था। केल्विश अपनी ग्लव्स उतारता है और अपने बड़े से हाथ को हाथ के उस निशान के ऊपर रख देता है। तभी पत्थर से बना हुआ एक दरवाजा अचानक खुल जाता है। ये देखकर केल्विश और जामवंत के अलावा बाकी सब हैरान हो जाते हैं। एक आदमी ने तारीफ करते हुए कहा, ओह माय गॉड, पत्थरों की गुफा में खूब टेक्नोलॉजी यूज की है आपने। दूसरा आदमी अपने मोबाइल से उन सभी लड़कियों की वीडियो निकाल लेता है और उसके बाद उस दरवाजे की भी। केल्विश बाकी सब आदमियों के साथ उस दरवाजे के अंदर वाले कमरे में एंट्री करता है। वो कमरा भी बहुत बड़ा और आलीशान था। जब सब अंदर आते हैं तो केल्विश के साथ जितने भी 2-3 लोग आए हुए थे, अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। अंदर तो बाहर से भी ज्यादा लड़कियां थी, तकरीबन 300 से 400, बहुत आराम से। लेकिन इन लड़कियों की भी वही हालत थी जो बाहर वाली लड़कियों की थी। इन्हें बहुत ज्यादा हैवी डोज में ड्रग्स नशे दिए गए थे और वो रोबोट की तरह अपने अपने दिए हुए काम को कर रही थी। वहाँ पर भी काफी सारे बॉडीगार्ड्स थे जो इस बात का ध्यान रख रहे थे कि कोई भी लड़की कभी गलती से भी होश में ना पाए और उन्हें टाइम टाइम पर ड्रग्स के डोज दिए जा सके। कोई भी लड़की होश में आ जाए या यहाँ से भागने की कोशिश करे तो बदले में उसे सिर्फ मौत मिलती थी। न जाने कितने वक्त से लड़कियों को यहाँ इस गुफा के अंदर सीक्रेट तहखाने में बंद करके रखा गया था। वो सारी लड़कियां नशे की हैवी डोज से किसी ज़ॉम्बीज की तरह चल रही थी। ड्रग्स लेकर उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा गया था। केल्विश ने मिस्टर डिसूजा से कहा, केल्विश अपने वादों का पक्का है, मैंने 500 लड़कियां देने की डील की थी, तो तुम्हारे सामने है लड़कियां और बहुत जल्द इन सभी लड़कियों की डिलीवरी कर दी जाएगी। इस बात पर एक आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये लीजिए इन सभी लड़कियों के एडवांस पेमेंट। वो आदमी अपने हाथ में पकड़े हुए एक ब्रीफकेस को उठाकर केल्विश की तरफ बढ़ा देता है। केल्विश जामवंत को इशारा करता है। जामवंत तुरंत उसका इशारा समझकर ब्रीफकेस को अपने हाथ में लेकर उसे खोल कर देखता है। ब्रीफकेस में कोई पैसे नहीं थे, बल्कि सोने के बिस्किट थे, बहुत सारे। ये देखकर केल्विश के चेहरे पर एक संतुष्टि से भरी शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसके इशारे पर जामवंत ब्रीफकेस को बंद करके हाथ में लेकर खड़ा रहता है। केल्विश अपने मेहमानों से बोला, चलिए थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद केल्विश एक और पत्थर के दरवाजे के पास जाकर उसे खोलता है और वो लोग एक आलीशान कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत जबरदस्त नजारा था। आलीशान कमरा, उसमें मॉडर्न फर्नीचर था, सब कुछ था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी होटल का कमरा है। जो आदमी वीडियो बना रहा था उसने अपने फोन को बंद करते हुए कहा, कमाल है, इस सुनसान जगह पर ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो वाकई में लाजवाब है। जामवंत ने उस आदमी की बात का जवाब देते हुए कहा, ये हमारा अड्डा है, यहाँ पर किसी को भी सपने में भी भनक नहीं लग सकती। उस कमरे में एक शीशे की दीवार थी जिनमें से वो सभी लड़कियां साफ दिखाई दे रही थी। इस आदमी ने सोने के बिस्किट वाला बैग जामवंत को दिया था। उसकी नजर उन सब लड़कियों पर पड़ती है। सबकी सब बेहद खूबसूरत थी और कम उम्र की जवान लड़कियां थी। उनमें से ज्यादातर लड़कियां कुंवारी थी। उस आदमी यानी मिस्टर डिसूजा ने केल्विश से कहा, मिस्टर चोपड़ा, हमने आपसे जो प्रोडक्ट लिया है हमें उसकी टेस्टिंग करनी है। हम देखना चाहते हैं कि जिस काम के लिए उन्हें हम खरीद रहे हैं उसमें एक्सपर्ट हैं भी या नहीं। उस आदमी की बात से उसके इरादे साफ झलक रहे थे। उसकी आंखों में हवस बहुत साफ साफ दिखाई दे रही थी। केल्विश उसकी बात समझ गया। उसने बस आंखों में कुछ इशारा किया और जामवंत उन सबसे बोला, आप लोग सही बोल रहे हैं, प्लीज चलिए मेरे साथ। मिस्टर डिसूजा और उसके साथ ही खड़े होकर जामवंत के साथ चले जाते हैं। बाहर ले जाने के बाद जामवंत उन सबसे बोला, आपको टेस्टिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट उठाना है आप उठा सकते हैं। मिस्टर डिसूजा और उसके साथ ही लड़कियों को देखने लगते हैं। उनमें से जो सबसे सुंदर और कम उम्र की जवान खूबसूरत लड़कियां थी उन्हें वो अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर वो सब उन्हें लेकर एक कमरे में चले जाते हैं। वो कमरा केल्विश के कमरे से अलग था। वहाँ ले जाने के बाद वो सब अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। दरअसल इन लड़कियों को यहाँ से निकालकर अलग अलग देश में बेचा जाने वाला था और शहर के जाने माने लोग इन्हें अपनी स्लेव बनाकर खरीदने वाले थे। मिस्टर डिसूजा अपने सामने खड़ी लड़की को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखता है। वो लड़की ऐसे एक्सप्रेशन लेस खड़ी थी जैसे कोई पुतला खड़ा हो। उसकी आंखों की पुतलियां भी ज्यादा मूव नहीं कर रही थी। देखकर साफ लग रहा था कि वो हैवी ड्रग्स के नशे में। डिसूजा उसके पास जाता है और उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर बैठा देता है। मिस्टर डिसूजा 2 कदम पीछे आने के बाद अचानक एक जोरदार चाटा उस लड़की के लगा देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि वो लड़की टस से मस भी नहीं हुई थी। उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर डिसूजा खुशी से झूमते हुए बोला, दैट्स कॉल माय गर्ल, ये लड़की बिल्कुल मेरे काम की है। ये कहने के बाद वो केल्विश के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, मैं तुम्हारे इस काम से खुश हुआ। मैं जिस तरह का सामान तुमसे चाहता था ये बिल्कुल वैसा ही है। अब तुम लोग जाओ और थोड़ी देर बाद आना, मुझे और भी टेस्टिंग करनी है। मिस्टर डिसूजा की बात सुनते ही उसे वहाँ छोड़कर सभी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वापस केल्विश के कमरे में आते हैं। उन लोगों के थोबड़े देखकर ये बताना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि उन्हें प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद आया है और वो काफी सेटिस्फाइड लग रहे थे। अंदर जाकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठते हुए तब ने कहा कि प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। मिस्टर डिसूजा ने केल्विश से कहा, तो आप इन सारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कब करने वाले हैं? मिस्टर डिसूजा की बात सुनकर केल्विश हाथ में पकड़े उस वाइन के गिलास को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए डार्क आवाज में बोला, कल शाम तक उनकी डिलीवरी हो जाएगी। इन्हें जहाज में बैठाकर समुद्र के जरिए उनकी बताई हुई लोकेशन पर रवाना कर दिया जाएगा। उसके बाद इनके साथ क्या करना है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। थोड़ी देर बैठकर सब डिस्कशन करते हैं। उसके बाद वो सब उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केल्विश बहुत डार्क आंखों से बाहर उन सब लड़कियों की तरफ देखते हुए अपने पीछे खड़े जामवंत से बोला, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? केल्विश उस लड़की के बारे में बात कर रहा था जो सम्राट के पास थी, फिलहाल जिसका नाम पंची था। केल्विश की बात सुन जामवंत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके पसीने आने लगते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने आदमियों को चारों तरफ से उसे ढूंढने के लिए फैला रखा है। हम उसे जल्दी ढूंढेंगे।
ये बोलते हुए जामवंत की आवाज काफी कांप रही थी। वो हकला रहा था क्योंकि वो जानता था कि सामने खड़े इस इंसान का गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है। इतनी आसानी से लोग चींटियों को अपने पैरों के नीचे नहीं मसलते जितनी आसानी से ये आदमियों को खत्म कर देता है। किसी को जान से मार देना इसके लिए चुटकी बजाने जितना आसान काम है, और ऐसा ये जामवंत के साथ भी कर सकता है। उस आदमी ने अपनी डार्क आंखों को पीछे की तरफ करते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। वो लड़की मेरे लिए बहुत कीमती है और अपना इतना बड़ा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात पर जामवंत ने अपना पसीना रुमाल से पोंछते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही उस लड़की को पकड़ लेंगे। मैंने अपने सभी आदमियों को उसकी तलाश में लगा दिया है। किल्विश एक गहरी सांस लेता है और उसके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा डार्क हो जाते हैं। हालांकि उस राउंड कैप में उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी डार्क आंखें बता रही थी कि वो कितना खतरनाक आदमी है। आखिर कौन है पंछी, और ऐसी क्या खास बात थी उसमें जो उसकी अभी तलाश जारी थी? क्या 500 लड़कियों को इस देश से बाहर ले जाने में सफल होगा मिस्टर डिसूजा, या इनकी प्लान को पर्दाफाश करने वाला जल्द ही आने वाला है सामने? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए। उधर सम्राट मेंशन में दाई माँ खाना टेबल पर लगाते हुए बोली, ये पंछी और सम्राट अब तक आए क्यों नहीं? खाना तैयार है, ठंडा हो जाए उससे पहले उनको बुला लेती हूँ। दाई माँ जाने ही लगती है कि तभी सम्राट डाइनिंग टेबल की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। सम्राट बेटा तुम आ गए, जल्दी से बैठ जाओ, खाना तैयार है। मैं एक बार पंछी को बुला लाती हूँ, उसके बाद खाना परोसती हूँ। सम्राट ने दाई माँ से कहा, आप खाना लगाइए, उसे मैं बुला कर लाता हूँ। ये बोलकर सम्राट पंछी के कमरे की तरफ चला जाता है। वो दरवाजे को नॉक करने ही वाला होता है कि तभी देखता है दरवाजा तो खुला है। सम्राट बिना इस बात की परवाह किए कि पूछे या नहीं, वो सीधा अंदर चला जाता है। वो जाकर देखता है कि पंछी बिस्तर पर सो रही थी। ये देखकर सम्राट सरप्राइज होता हुआ बोला, इतनी जल्दी सो गई, वो भी बिना खाना खाए? ये भूखकर जब तक 4 प्लेट खाना न ठूस ले उसे नींद नहीं आ सकती, तो फिर आज कैसे? ये कहता हुआ वो पंछी के पास आया और बोला, ओ महारानी चलो उठो, दाई माँ बुला रही है, चलकर डिनर कर लो। सम्राट की बात का पंछी कोई जवाब नहीं देती। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी गहरी नींद में सो रही है। सम्राट फिर से बड़बड़ाया और बोला, ये हिल क्यों नहीं रही है? कहीं मर तो नहीं गई ना? इतना तो मैंने आज इसे ऑफिस में काम भी नहीं करवाया था जो थक गई। सम्राट हल्का सा झुककर पंछी की नाक के पास उंगली ले जाकर उसकी सांसों को चेक करता है। हाँ, सांस तो चल रही है, मुझे तो लगा ही था ये लुटेरी इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। सम्राट उसे हल्का सा कंधे से हिलाता है, ए उठो, चलकर डिनर कर लो, वरना पता चला सुबह तक भूख के मारे बेहोश ही हो गई। पंछी कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो अब भी किसी मासूम बच्चे की तरह सोती रहती है। सम्राट इरिटेट हो जाता है, क्या करूं, ये तो उठ ही नहीं रही, हाड़ में जाए, पड़ी रहे भूखी, मुझे क्या है? ये बोलकर सम्राट जाने लगता है कि तभी अचानक उसे पंछी की आवाज सुनाई देती है। नहीं, सम्राट के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वो पंछी की तरफ देखता है। अचानक उसे पंछी के चेहरे पर बहुत डर दिखाई देने लगता है। वो अभी सो रही थी और नींद में बड़बड़ा रही थी। सम्राट उसके करीब जाता है तो देखता है कि पंछी फिर से बोली, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज। पंछी की आवाज सुन सम्राट हैरान था। तभी अचानक पंछी अपने दोनों हाथों से रिएक्ट करती है जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। उसने झट से सम्राट को पकड़ के टाइट हग करते हुए कहा, प्लीज मुझे से बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। सम्राट देखता है कि डर से पंछी कांप रही है। सम्राट पंछी के अब इतने करीब था कि वो ये भी महसूस करता है कि पंछी को तेज बुखार है। तभी पंछी फिर से डरते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ। पंछी को देखकर सम्राट समझ गया कि वो कोई जरूर बुरा सपना देख रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो इस बात से था कि पंछी तेज भट्टी की तरह उबल रही है। पंछी को जबरदस्त बुखार आया है। सम्राट को काफी अजीब लगता है। पंछी उठो भी, एक बार अपनी आंखें तो खोलो। सम्राट पंछी को जगाने की कोशिश करता है पर पंछी बुरी तरह से उससे चिपकी हुई थी। उसने उसको ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो मर जाएगी। सम्राट को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो फाइनली खुद को पंछी से आजाद करते हुए बोलता है, पंछी होश में आओ। उसके गालों को जोर जोर से थपथपाता है तो पंछी एकदम से नींद से जाग जाती है। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, उसकी सांसें तेज थी और माथे पर पसीना भी आ गया था। वो सम्राट को जैसे ही अपने पास देखती है एकदम से उठ जाती है। आप यहाँ पर? सम्राट हैरानी से पंछी को देख रहा था। पंछी बिस्तर से खड़ी होकर बोली, कुछ काम था क्या आपको? सम्राट थोड़ा होश में आकर पंछी से बोला, नहीं काम नहीं था, मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आया था। सम्राट पंछी से बोला, तुम बिस्तर में रहो, तुम्हें काफी तेज बुखार है, मैं दाई माँ को भेजता हूँ, वो तुम्हारे लिए खाना ले आएंगी और तुम्हें दवाई भी दे देंगी। पंछी मना करते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ बाहर। सम्राट ने थोड़ी एनोइंग आवाज में कहा, मेरी बात ना मानने का ठेका ले रखा है क्या तुमने? खबरदार अगर मेरी बात को काटने की कोशिश की, मैंने कहा ना यहीं अपने बिस्तर पर रहो। पंछी थोड़ा घबरा जाती है और चुपचाप सम्राट की बात मान जाती है। वो बिस्तर पर बैठ जाती है और सम्राट थोड़ा इरिटेट होकर कमरे से चला जाता है। बाहर जाकर वो कुछ पल पहले पंछी ने जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचने लगता है। क्या ये लड़की मेरे सामने जानबूझकर एक्टिंग कर रही थी ताकि मुझे इस पर तरस आ जाए और मैं इसे इनोसेंट समझ लूं? चेहरे और आंखों से कितनी मासूम लगती है। ये तो चालाक लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो खुद को बहुत मासूम दिखाते हैं। लेकिन इस लड़की को देखकर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? इस तरह से सपने में ये बड़बड़ा रही थी जैसे डरी हुई थी और उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेकर सम्राट ने खुद से कहा, मुझे क्या बाहर में जाए, मैं क्यों इसके बारे में भला इतना सोचने लगा। सम्राट डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। दाई माँ जब देखती है कि सम्राट अकेले आ रहा है तो वो सम्राट से बोली, पंछी कहाँ है? वो पीछे आ रही है क्या? सम्राट ने टेबल पर बैठकर अपनी प्लेट से खाना खाते हुए कहा, नहीं उसे बहुत तेज बुखार है, अब उसके लिए वहीं खाना ले जाइए और उसे कुछ दवाइयाँ भी दे दीजिए। ये बोलकर सम्राट बेफिक्र होकर अपना खाना खाने लगता है। दाई माँ ये सब सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है, क्या उसे बुखार है? मैं जाकर देखती हूँ। उसके बाद दाई माँ चली जाती है। सम्राट अनोइंग आवाज में बड़बड़ाया, दाई माँ पर तो काला जादू कर दिया इस लड़की ने, पर मैं इसके जादू में फंसने वाला नहीं हूँ। उधर पार्टी में लहूश जब फोन पर ये ब्यूटीफुल शब्द सुनता है तो चौंक जाता है। जोया पलट कर देखती है तो एक हैंडसम सा नौजवान हाथ में ड्रिंक का ग्लास लेकर खड़ा था। जोया उसकी तरफ पलट जाती है। वो लड़का जोया के पास आता है। हाय। जोया उस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती थी। वो लड़का जोया से बोला, काफी देर से आपको देख रहा हूँ, आप थोड़ी टेंशन में लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? जोया ने मुस्कुराकर कहा, या हाँ गुड। जोया ने अब तक कॉल कट नहीं की थी। वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि उन दोनों की हुई बातों को लहूश सुन सके। लहूश दूसरी तरफ बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। वो लड़का जोया से बोला, वैसे मैं इस खूबसूरत एंजल का नाम जान सकता हूँ? जोया ने मुस्कुराकर कहा, जोया
उस लड़के ने तारीफ करते हुए कहा, जितनी खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत आपका नाम है। ये सुनकर जोया मुस्कुरा देती है, आप भी काफी हैंडसम हैं। वो लड़का हल्का सा हंसते हुए बोला, अरे क्यों मजाक कर रही हैं? बाय द वे मेरा नाम आयुष है, आयुष मित्तल। जोया आयुष से बोली, ओह आपका नाम भी काफी अच्छा है, लेकिन आई मस्ट से आप ज्यादा हैंडसम हैं। आयुष ये सुनकर खुश हो जाता है। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और फोन पर लहूश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कुछ देर बात करने के बाद आयुष ने जोया से कहा, इट्स सो नाइस टू मीट यू मिस जोया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? जोया ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल क्यों नहीं। लहूश ये सुनकर अपनी आंखें से कोड़ लेता है। जोया की हिम्मत कैसे हुई किसी भी अरे गहरे लड़के को अपना नंबर देने की। लहूश बिल्कुल हैरान था कि जोया किसी भी अनजान गैर लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही थी, यहाँ तक कि उसे अपना नंबर भी दे रही थी। ये चीज लहूश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जोया की बात सुनकर आयुष का चेहरा खिल जाता है। जोया आयुष से बोली, वो अभी मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पर हूँ, तो मैं आपको बाद में नंबर देती हूँ। जोया की बात समझते हुए आयुष ने कहा, या श्योर। उसके बाद आयुष वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद जोया चेहरे पर एक नटखट मुस्कान के साथ स्क्रीन पर लहूश के नाम को देखती है। उसका फोन अब भी ऑन था और लहूश ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। जोया ये सोचकर काफी खुश हो रही थी कि पता नहीं अब लहूश का क्या हाल हो रहा होगा। जोया फोन को कान पर लगाकर थोड़ा सरप्राइजिंग एक्ट करते हुए बोली, हेलो, ओह माय गॉड, कॉल कट करना रह गया था क्या? आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गई थी। लहूश की आंखें बहुत डार्क हो जाती हैं। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, कौन था वो और उससे बात क्यों कर रही थी तुम? जोया ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, अब मैं किससे बात करूंगी और किससे नहीं, ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? लहूश क्रिस्टल बॉल को और भी ज्यादा जोर से अपनी मुट्ठी में कस लेता है। तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ना मेरी ही गलती है। ऐसे तो तुम किसी भी लड़के को पटा लोगी। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि लड़कों से दूर रहना। लगता है मुझे वहाँ पर आना ही पड़ेगा। ऑलराइट, मैं आज की फ्लाइट से ही इंडिया आ रहा हूँ। ये कहते हुए लहूश ने झट से कॉल कट कर दिया और अपने इंडिया आने की टिकट्स बुक करने लगा। उसके चेहरे की लाली साफ साफ बता रही थी कि वो जोया की इस हरकत से बहुत नाराज था, जिसका बदला वो वहाँ जाकर जरूर वसूलने वाला है। क्या लहूश कल ही इंडिया निकल जाएगा? क्या होगा जब अचानक लहूश को जोया के साथ देखेगी अलविना? क्या लहूश अपनी इस दीवानगी की वजह से भारी गलती करने वाला था? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। सम्राट ने देखा कि जोया दोबारा उसे वीडियो कॉल कर रही है। उसने झट से उसकी कॉल को कट कर दिया। तभी जोया फिर से उसे दोबारा कॉल करती है। इस बार उसने कॉल को रिसीव किया। अगली आवाज जोया की आती है, नहीं नहीं नहीं, आप इंडिया की क्या करेंगे? आप इंडिया मत आओ। लहूश ने जोया से कड़क आवाज में कहा, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, वरना इसी तरह किसी से भी फ्लर्ट करने लग जाओगी। मैं आ रहा हूँ। लहूश फिर से फोन काट दे उससे पहले ही जोया लहूश से बोली, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी। एक गहरी सांस लेकर जोया बोली, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी, आपको परेशान करने के लिए। आई एम सॉरी। जोया की बात सुनकर लहूश अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा लेता है। मुझे परेशान करने के लिए? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी से तुम्हारी ऐसी बात सुनकर मैं परेशान हो जाऊंगा? जोया थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, बस ऐसे ही। जोया को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। लहूश जोया से बोला, तुम्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा किसी और आदमी से बात करना, उसके साथ फ्लर्ट करना मुझे कितना गुस्सा दिला सकता है। तुम्हें इस बात का आइडिया है कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया है ना? जोया थोड़ी एम्बैरस होकर अपने दांतों से निचले होठ को दबा लेती है। दरअसल लहूश बिल्कुल सही था। जोया को लहूश की फीलिंग्स का अंदाजा हो चुका था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लहूश को जेलस फील करवाना चाहती थी। लहूश की आवाज अब थोड़ी धीमी हो जाती है, देखो जोया, तुम मुझे जितना परेशान करना चाहती हो कर सकती हो, तुम्हें पूरी इजाजत है और हक भी है, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए हम दोनों के बीच किसी तीसरे को लेकर आना मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम मेरी हो, झूठ मूठ का भी मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। समझ में आया? लहूश की बात सुन जोया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जोया कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि लहूश कभी उससे प्यार करेगा। लहूश एक रेप्यूटेड फैमिली का लड़का है, अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। एक ऐसा लड़का जिसकी ख्वाहिश न जाने कितनी लड़कियों ने की होगी। वो लड़का जिसे कोई भी कितनी भी अच्छी लड़की मिल सकती है वो उसके लिए फील करता है। जोया के लिए सब कुछ एक सपने जैसा था, पर एक बुरा सपना, जहाँ लहूश के लिए अपनी फीलिंग्स को उसे दबाकर रखना पड़ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लहूश कभी उसे उसकी अतीत के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लहूश सिर्फ इतना जानता था कि जोया इस मेंटल असाइलम से आई थी, जहाँ से अलवी और रमा आंटी आए थे। उससे ज्यादा न उसने कभी जानने की कोशिश की और न कभी किसी ने उसे बताया। क्या होगा जब लहूश को जोया की सारी बातों का पता चलेगा? बचपन में उसके किए हुए मर्डर का पता चलेगा, उसके साथ बार-बार हुए रेप का पता चलेगा। क्या उसके बाद भी उसकी फीलिंग ऐसी ही रहेगी या बदल जाएंगी? डेफिनेटली बदल ही जाएंगी। और जोया नहीं चाहती थी कि वो लहूश से इतनी अटैच हो जाए कि जब वो बदल जाए या उससे नफरत करने लगे तो वो उसकी नफरत को बर्दाश्त ही न कर पाए। इससे अच्छा तो दूर रहना ही था। लहूश जोया से बोला, तुमने आज मुझे हर्ट किया है, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लहूश की बात सुन जोया कंफ्यूज हो जाती है। कैसा हर्जाना? लहूश ने फिर से अपनी चेयर पर आराम से पीठ लगाकर बैठते हुए कहा, मुझे एक किस चाहिए, अभी के अभी। ये सुनकर जोया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जोया ने ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लहूश किस मांग रहा था? ऐसे कैसे वो किस मांग सकता था? वो ऐसे कैसे किस दे सकती थी? लहूश ने जोया से कहा, तुम्हें देना पड़ेगा अपनी गलती के हर्जाने के रूप में। चलो फटाफट अपने बॉयफ्रेंड को एक प्यारा सा किस दो ताकि मेरी नाराजगी थोड़ी कम हो जाए। जोया अपनी आंखें सिकोड़कर बोली, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। लहूश ने कहा, नहीं ये लिमिट नहीं है, और जिस दिन लिमिट क्रॉस करूंगा ना, चिंता मत करो, तुम्हारी परमिशन से ही करूंगा और बहुत प्यार से। जोया जैसे ही ये रियलाइज करती है कि लहूश किस तरह जा रहा है तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। आप दिन ब दिन मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं होते जा रहे? लहूश ने क्रिस्टल बॉल के साथ खेलते हुए कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है? मैं जो कर रहा हूँ अपनी इकलौती पर्सनल गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों शर्मानी चाहिए? शर्माना तो तुम्हें चाहिए ये इमेजिन करके कि जब हम अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे वो पल कैसा होगा। इतना खूबसूरत होगा ना जब तुम मेरी बाहों में होगी, मदहोश मेरे प्यार में डूबी होगी, जब तुम मेरी बाहों में किसी आइसक्रीम की तरह पिघल जाओगी, जब मैं तुम्हारे बदन को। लहूश अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि जोया तुरंत उसे रोकते हुए बोली, स्टॉप इट, स्टॉप इट। चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान के साथ लहूश बोलना बंद कर देता है। जोया इरिटेट होकर बोली, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लहूश जोया से बोला, देखते हैं, फिलहाल चलो फटाफट अपने बॉयफ्रेंड को किस दो, जल्दी करो। जोया मना करते हुए बोली, और अगर नहीं दिया तो?
लहूश जोया से तो कुछ नहीं बोलता। वो अपना दूसरा फोन उठाकर अपने असिस्टेंट से बोला, हेलो, हाँ एक इंडिया की फ्लाइट की टिकट बुक करवाओ मेरे लिए आज ही। जोया जब ये सुनती है तो उसकी आंखें शॉक से बड़ी हो जाती है। नहीं 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 नहीं। जोया के ऐसे बोलने से लहूश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो दूसरे फोन को होल्ड पर रखते हुए बोला, क्या मैंने कुछ सुना नहीं? जोया थोड़ी इरिटेटेड आवाज में बोलती है, ठीक है मैं देती हूँ आपको किस। जोया जानती थी कि अगर लहूश ने कहा है कि वो अभी आ जाएगा और उसे ऐसा करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। वो ये भी जानती थी कि अगर लहूश उसके सामने आ गया तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वाकई में उसने ये सब कुछ उसके साथ कर दिया तो। जोया एक गहरी सांस लेकर सोचती है, पीछा छुड़ाने का बस एक यही तरीका है, किस करना ही होगा। लहूश दूसरी तरफ से बोला, हेलो कहाँ गई? मैं अपने किस का वेट कर रहा हूँ। जोया थोड़ी इरिटेट होती है पर फिर किस देती है। जोया ये किस करने में एक सेकंड भी टाइम नहीं लगाती और उसके इतनी जल्दी किस करने से लहूश जोया से बोला, ये तो मुझे किस दे रही हो या फेंक रही हो? थोड़ी ठीक से करो, थोड़ा लंबा करो ताकि मैं फील ले सकूं। जोया इरिटेट हो जाती है लेकिन वो जानती थी कि वो बहस नहीं कर सकती, वरना ये जनाब यहीं टपक जाएंगे और फिर अपने होठों से ऐसा रगड़ेंगे उसके होठों को कि पूछो ही मत। जितना इसका मन करेगा उतना लंबा किस लेगा ये और वो रोक भी नहीं पाएगी। जोया फिर से इस बार थोड़ा ठीक से किस देती है। जोया की किस को महसूस कर लहूश के चेहरे पर बहुत रिलैक्सिंग एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। ये ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इतने से काम चला लूंगा, पर याद रहे अगर अगली बार तुमने ऐसा किया और गलती से किसी लड़के को अपना नंबर दिया तो अच्छा नहीं होगा, ख्याल रखना। जोया लहूश से बोली, अगर मैंने उसे नंबर दे दिया तो? लहूश ने कहा, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी क्योंकि मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। ये बोलकर लहूश कॉल काट देता है और जोया हैरानी से फोन को देखती है, सच में इसे मुझ पर इतना भरोसा है। इधर अलविना अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद जब वे नहीं दिखते तो वो बोली, ये बच्चे भी ना पता नहीं कहाँ चले गए। अरे जोया के बच्चे भी मुझे नहीं दिख रही, मुझे नीचे जाकर देखना होगा। ये कहती हुई अलविना नीचे की तरफ बढ़ चली। लवकुश और सारा पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। वो तीनों राघव के पास जा रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर भीड़ में घिरे हुए एक खास आदमी पर पड़ती है। इसके बगल में एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई थी। वो आदमी कोई और नहीं शौर्य सिंह ओबरॉय था जो वहाँ पर काफी बिजी लग रहा था। लव जब शौर्य सिंह ओबरॉय का चेहरा देखता है तो एकदम से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपने हाथ को अपने मुंह पर रख लेता है। उसके चेहरे पर बहुत शॉकिंग एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। ये लड़का और यहाँ? सारा और कुश लव का ये रिएक्शन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सारा लव से बोली, क्या हुआ, तुम इतना शॉक क्यों हो गए? लव ने शौर्य की तरफ इशारा करके कहा, अरे ये अंकल, इनको तो मैं जानता हूँ। सारा जब उस भीड़ में देखती है तो उसकी नजर भी शौर्य पर पड़ती है। वो बोली, ये तो मिस्टर शौर्य सिंह ओबरॉय है, आज ये यहाँ पर स्पेशल गेस्ट है। लव को हैरान होकर सारा की तरफ देखकर बोले, क्या तुम इन्हें जानती हो? सारा ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अरे पागल, ये यहाँ के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। मैंने इनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था, फिर इंस्टाग्राम पर इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी पर इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की। वैसे लव, तुम इन्हें कैसे जानते हो? क्या लव सारा को सच्चाई बता देगा? क्या होगा जब शौर्य और लव की होगी मुलाकात? क्या शौर्य अपने खून को पहचान पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। Like, comment, subscribe for more episodes.